नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडीज पे, इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म एंड पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जल्दी से बच्चे आ जाइए क्लास के अंदर। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं आज आपको देखिए कंसेप्चुअली यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। तो आज की इस क्लास में मेरे साथियों हम देखिए कंसेप्चुअली सारी की सारी बातें समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, एग्जामिनेशन में किस तरह से जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं, वो आपको मैं सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। और यकीन मानेगा कि इस क्लास को करने के बाद आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे डिटेल से समझ आ जाएंगी। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मैं पहले ही इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डलवा चुका हूं, नहीं तो आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे जो मुझे वाईफाई अकेडमी से मिला है उस पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं विद द सेम नेम हरीश तिवारी सर अकेडमी। आपको वहां पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज कि देखिए अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल है मेरे साथियों। आप अपनी तैयारी को सबसे ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं विद द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। और यदि आप क्रैक करना चाहते हैं इंडिया के बहुत बड़े एग्जामिनेशन को, एसएससी को, विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। ये बहुत जरूरी है। देखिए आप जब करेंगे इसमें बहुत कुछ मिलने वाला मेरे साथियों। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विज है, स्ट्रक्चर कोर्स है, और देखिए अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है सभी के सभी फैकल्टीज का, सभी के सभी मेंटर्स का। और सबसे मजेदार बात ये मेरे साथियों कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो सिर्फ 325 रुपए पर मंथ से स्टार्ट की जा रही है। देखिए बहुत ही कम दरों पे बहुत ही बेहतरीन शिक्षा है जो मिल रही है। एक शिक्षा में क्रांति आपको जो मिलने वाला है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसएलसी के सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं देखिए तो आपको कुछ इस तरह से देखिए पोर्ट खुलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन फीस दी गई है, लेकिन आप इनको प्लीज यहाँ पे मत कर दीजिएगा। सिंपली को यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSIR10। आप जैसे करेंगे द प्राइसेस विल फॉल डाउन, और यहाँ पे आपको जो प्राइस पड़ने वाला ये पड़ेगा सिर्फ देखिए 480 रुपीज पर मंथ में, जो पहले 540 रुपीज पर मंथ में था 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे। तो बहुत कुछ नया मिलने वाला मेरे साथियों अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर संडे, देखो ये बात छोड़ना नहीं गलती से बच्चे, सुनो, तैयारी को जांचने के लिए उसमें उतरना पड़ेगा। तो हर संडे अनअकैडमी पर होता है आपके लिए एसएससी का कॉम्बैट, बहुत ही शानदार है, जहां पे आपको देखिए सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे इस कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करिए। हर संडे को होता है मेरे साथियों, याद कीजिएगा हर संडे 12 PM पे ये जो कॉम्बैट होने वाला है। सिंपल इसे अनलॉक करने के लिए आपसे कोड पूछेंगे, तो बस मेरा कोड लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए HTSIR10 और इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। और मेरे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर यहाँ पे खत्म होने वाला है एक दिन के अंदर। यहाँ पे आपको मिलने वाला है देखिए 12 महीने के अंदर 2 महीने का एक्स्ट्रा और 24 महीने में 4 महीने का। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो तो बच्चे आज हम देखिए शुरू करने वाले हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। तो जल्दी से पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत ही कुछ नया बताने वाला हूं बच्चे, बहुत कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो बच्चे अगर आप शेयर करोगे तो मैं क्लासेस को कंटिन्यू करने वाला हूं, ये तो श्योर है ना। मेरी क्लासेस चल रही है प्लस पे। देखिए मेरे को लगा कि आपको प्लस का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा यूट्यूब पे दिया जाए, इसलिए आपको मैं यूट्यूब पे कंटेंट देने के लिए आ गया, लेकिन आप लोग शायद इसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि पेड कोर्सेज के अंदर भी आपको ये कंटेंट मिलने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। इतने कंसेप्चुअली तो मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो तो बच्चे शुरू करें आज की क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से। हैव अ लुक ऑन दिस। चलो तो अब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, अब मैं सिर्फ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब कोई फालतू बात नहीं करना बच्चे मेरे साथ में, और प्लीज यहाँ पे कमेंट्स पे कोई मारामारी मत करना। लास्ट पॉइंट पे आके मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो देखिए बच्चों हम बात करते हैं पहले लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो क्या ये वास्तव में हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली रेखाएं या इन्हें हमने स्वयं बनाया है? तो मेरी बात को समझिएगा मेरे साथियों कि पृथ्वी पर ये रेखाएं देखिए नहीं है, इन्हें हमने इमेजिन किया है, इमेजिनरी लाइंस है, पहली बात तो ये। तो अगर हम पृथ्वी की वास्तविक रूप से बात करते हैं तो पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, इन्हें तो हमने अपनी सुविधा के लिए बना दिया है। अब क्वेश्चन बनता है सर कि ऐसी क्या सुविधा थी कि जिस कारण से हमें इन लाइंस को निर्माण करने की आवश्यकता पड़ गई, हमें ये लाइंस बनानी पड़ी? तो मेन कारण है कि पृथ्वी पर लोकेशन को स्पष्ट रूप से बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की स्पेसिफिक लोकेशन को दर्शाने के लिए हमें लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ में पृथ्वी पर टेम्परेचर जोन, टाइम जोन, इन सब के निर्माण के लिए भी हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि क्या लैटिट्यूड्स होती है, क्या लॉन्गिट्यूड्स होती है, क्या यूज है, कैसे बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, किस कारण से बनी है, क्या डिफरेंस है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही शानदार इस क्लास को। हैव अ लुक ऑन दिस बच्चे। देखो तो ये छोटा सा डायग्राम तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चे, ये बताओ मुझे कि आगरा के अंदर एक बहुत ही फेमस यहां पे देखिए प्लेस है जिसका नाम है ताजमहल। चलो सिंपल सी बात है,
अब जरा मुझे ये बता दो कि पूरी दुनिया में आगरा का ताजमहल एक ही होगा या फिर और कहीं पर भी, मतलब हमारी पृथ्वी में और कहीं पे भी आगरा है वहां पे ताजमहल होगा? आपसे कैसी बात कर रहे हैं? पूरे विश्व के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर आगरा एक ही जगह पर है और आगरा का ताजमहल भी एक ही जगह पर है। सिंपल सी बात है। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे ताजमहल देखिए एक ही जगह पर है, तो इसको पहुंचने के लिए कोई ना कोई पोजीशन तो दी होगी। तो हमारी पृथ्वी पर हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो किसी भी चीज की स्पष्ट लोकेशन को बताने के लिए हम यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों का सहारा लेते हैं। चलिए मैथमेटिकल भाषा में आपको मैं समझाता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपने जब 2D पढ़ा होगा, यहाँ पे मैथ्स में 2D पढ़ा होगा बच्चे, तो 2D के अंदर देखिए यहाँ पे दो रेखाएं पड़ी थी, एक पड़ी थी एक्स एक्सिस और बच्चे यहां पढ़ा देखिए हमने कौन सा, देखिए वाई एक्सिस। अब ये क्या करता है कि आपको एक्स और वाई प्लेन के बीच में किसी भी पॉइंट्स को बताने में सक्षम करता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं भैया ये बता दो मुझे कि 5 की लोकेशन क्या होने वाली है, सिर्फ इसकी, किसके यहाँ पे बच्चे 5 की, तो क्या आप इसकी लोकेशन बता पाएंगे? सर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। हमें किसी भी चीज की लोकेशन को बताने के लिए एक्चुअल में बताऊं तो 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 5,4 की लोकेशन बता दीजिए, हाँ सर इसकी लोकेशन बताना मेरे लिए पॉसिबल है, तो मैं एक्स पे चलूंगा 5 और वाई पे चलूंगा 4, तो देखो मैं यहां पहुंच गया। तो ये जो लोकेशन है वो क्या देखिए बेटा 5,4 है, जिसमें 5 यहां पे दर्शा रहा है एक्स को और वाई किस 4 किससे बचा है, देखिए वाई को। सेम हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर। देखिए तो पृथ्वी पर किसी की लोकेशन को बताने के लिए हमें कम से कम 2 यहां पे देखिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहां पे लैटिट्यूड है, तो दूसरा कौन सा है, लॉन्गिट्यूड है। तो एक मानक कौन सा है, अक्षांश है, तो दूसरा कौन सा है, देशांतर है। तो आप समझ गए होंगे मेरे साथियों कि पृथ्वी पर भी किसी भी स्थिति को बताने के लिए, पृथ्वी के ऊपर भी किसी भी बिंदु की स्पष्ट स्थिति को बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से एक कोऑर्डिनेट कौन सा पे लैटिट्यूड है और दूसरा कौन सा पे लॉन्गिट्यूड है। हम ये मान लेते हैं सर कि जो x वाला है वो लैटिट्यूड के बराबर है और जो y वाला है बच्चे किसके बराबर है, पे लॉन्गिट्यूड के बराबर है। क्या इतना सा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया है? जल्दी से बता दो मेरे साथी मुझे कमेंट के अंदर। इसका मतलब यह है सर कि हम जब बात करेंगे ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल का एक सिंपल सा लैटिट्यूड भी होगा और ताजमहल का सिंपल सा बच्चे एक यहाँ पे लॉन्गिट्यूड भी होगा। तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि आपको ये सारी की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी हैं। और बच्चे अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया। देखो यार मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इतनी कम बच्चे के साथ देखो मैं चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। चलो अब देखो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैंने ये बात बता दी कि देखिए पृथ्वी पर यहाँ पे लैटिट्यूड्स अलग हैं और लॉन्गिट्यूड्स अलग हैं, दोनों की जो पोजीशन कैसे पे स्पेसिफिक मानी गई है, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ज्यादा। चलो अब देखिए बच्चे क्वेश्चन बनता है सर कि यहाँ पे क्या है, तो जैसा आप यहाँ पे देख पाएंगे, हैव अ लुक ऑन दिस बच्चे, देखो सिंपल सा डायग्राम है यहाँ पे कि हम जब बात करेंगे इस वाली पोजीशन के बारे में, तो आप देख पाएंगे बच्चे कि हम देखो यहाँ पे अफ्रीका दिया है, एशिया दिया है। इसका मतलब ये है कि देखिए हर पॉइंट को लेके यहाँ पे जो बनने वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसा पे अलग अलग है। तो मतलब हर पॉइंट का सही मायने में एक लैटिट्यूड भी है और सही मायने में एक यहाँ पे लॉन्गिट्यूड भी है। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है बच्चे सुनो, अब देखिए हम जब बात करेंगे फॉर एग्जांपल फर्दर आगे चलते हैं इसके, तो हम जब फर्दर आगे चलें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बच्चे कि हर पॉइंट का जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है वो कैसे पे अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पे कभी भी यहाँ पे सेम तरह के लैटिट्यूड्स और यहाँ पे सेम तरह के जो लॉन्गिट्यूड्स है वो मिलने वाले नहीं है। देखो बच्चे ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखो
अब देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे समझिएगा सर कि हम पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स को लेकर सर कि लैटिट्यूड्स क्या होती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है। एग्जामिनेशन में मेरे साथियों देखिए आपसे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे लैटिट्यूड्स को लेकर, यहाँ पे अक्षांश रेखाओं को लेकर कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, किस प्रकार से हैं और कैसे काम करते हैं, इनको जरा समझना। देखो बच्चे, तो सबसे पहले देखिए बच्चे हम बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में, जिसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। देखिए क्या बोलते हैं बच्चे, पे लैटिट्यूड कहते हैं। देखो सुनो, अब ये कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी पर देखिए हम जब बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देखिए तो हमारी पृथ्वी पर यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की तरफ, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट हमने जो पैरेलल लाइंस बनाई हैं इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, जिन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है उसके समान मानी गई हैं। तो आपने देखिए मैप पे बच्चे यहाँ पे एक्स एक्सिस तो पड़ी होगी। यहाँ पे देखिए आप जब मैप बनाते हैं तो मैप पर आपके देखिए एक एक्सिस बनती है जिसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो उसी के समान देखिए बनने वाली जो लाइन है वो कौन से पे, अक्षांश रेखा है, जिन्हें बोलते हैं यहाँ पे कौन सी, लैटिट्यूड लाइन। अब जरा इसको फोकस करना है, इस डायग्राम को फोकस करना। देखो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी और मैंने इस पृथ्वी को एक ऐसी लाइन से काट दिया है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, जो यहाँ पे देखिए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। अब जल्दी से मुझे बताना मेरे साथियों, इस लाइन ने क्या किया है कि हमारी पृथ्वी को कैसे काटा है, उत्तर दक्षिण में या पूरा पश्चिम में। जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर आंसर दो बच्चे फटाफट से कि इस लाइन ने हमारी पृथ्वी को किस तरह से काट दिया है, उत्तर दक्षिण में या पूरा पश्चिम में। साथियों नालायक को जल्दी से पहले क्लास शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है। चलो जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। देखो तो बच्चे आप देख पाएंगे कि ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन ने क्या किया है, इस पूरी की पूरी एक्सिस ने क्या किया बच्चे, इस पृथ्वी को देखिए दो बराबर हिस्सों में बांटा है। अब इसके ऊपर देखिए उत्तरी गोलार्ध है और नीचे कौन सा पे, दक्षिणी गोलार्ध है। मतलब सर यहाँ पे जो बनने वाला हेमिस्फीयर है वो कौन सा, देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। देखिए हेमिस्फीयर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आधा हिस्सा टूटा है। देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं गोलार्ध, ये पूरा गोलार्ध नहीं है, ये आधा गोलार्ध है, इसलिए मैंने नाम दिया हेमिस्फीयर, मतलब आधा स्फीयर। ये पूरा स्फीयर है तो ऊपर कौन सा है, हेमिस्फीयर है। इसी तरह से इसके नीचे कौन सा बच्चे, देखिए यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर है, जिसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर फटाफट बच्चे कि हम जब बात करेंगे तो इस लाइन ने क्या किया है, यहाँ पे पृथ्वी को देखिए उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने की कोशिश की है। एक बच्चा बोले सर इसे पूरा पश्चिम में बांटा है। अरे बच्चे पूरा पश्चिम में तो तब बढ़ता ना जब लाइन इस प्रकार से आती। आप देखो इसके ऊपर यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध है, सिंपल सी बात है। मतलब ये है कि यहाँ पे हम जब बात करने वाले हैं लैटिट्यूड्स के बारे में, तो लैटिट्यूड्स यहाँ पे पृथ्वी को उत्तर दक्षिणी हिस्से में बांटता है, पूरा पश्चिम हिस्से में से नहीं बांटता। क्योंकि हर जगह पर हम जब बात करते हैं इसकी जो वैल्यू है वो सेम होने वाली है, ऊपर नीचे की जो वैल्यू है वो कैसे पे डिफरेंस होने वाली है। तो यहाँ पे आप समझिएगा मेरे साथियों। अब देखो इससे फोकस करो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन क्या कर रही है, हमारी पृथ्वी को इक्वली मतलब बराबर दोनों हिस्सों में बांट रही है, सिंपल सी बात है। तो जब ये इक्वली बराबर दोनों हिस्सों में बांट रही है तो इसे हमने नाम दिया है जिसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बच्चे पे, इक्वेटर। और इसी इक्वेटर को हमने एक नाम और दिया है जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। और बच्चे इसे एक नाम और दिया गया है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। देखो अब क्वेश्चन बनता है सर इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। देखिए अब देखो ये ना उत्तर में है ना ये दक्षिण में है, तो इसकी जो वैल्यू है बच्चे ये है 0 डिग्री। अब सर 0 डिग्री क्या है पे, नॉर्थ है या 0 डिग्री साउथ है? तो बच्चे ना ये 0 डिग्री नॉर्थ में है ना ये 0 डिग्री साउथ में है। इसकी सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू क्या पे, 0 डिग्री है। जल्दी से बताओ मेरे साथियों, यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? तो मैंने सारी की सारी बातें डिटेल से बता दी है कि इक्वेटर वो लाइन है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है, यहाँ पे उत्तरी में और यहाँ पे दक्षिण में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले बच्चे। देखो अब आपको यहाँ पे सारी की सारी बातें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। बच्चे देखो इस डायग्राम के अंदर आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो हमारी पृथ्वी पर देखिए ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो लाइंस चल रही है वो कैसे बच्चा पे, इक्वेटर है। वो कौन सा देखिए लैटिट्यूड लाइन है जिन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमेशा बराबर रहती है और दीज लाइंस आर ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कभी काटने वाली है? तो आंसर है नहीं सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखिए जो समझ में आने वाली वो ये है कि हम जब बात करते हैं लैटिट्यूड लाइंस के बारे में बच्चे, हम जब बात करते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड्स के बारे में,
तो लैटिट्यूड्स कैसी होती है, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो क्या कभी दो अक्षांशीय रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी? क्या कभी दो अक्षांश कभी एक दूसरे को आपस में काटने वाले हैं? तो आंसर इज नो सर, कभी भी यहाँ पे दो अक्षांश एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि ये कैसे बच्चा है, पैरेलल है, ये कैसे पे समानांतर है। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात को ये समझिए कि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं और जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जा रहे हैं, यहां पे जो देखो ये है तो पैरेलल, लेकिन इनकी जो साइज है वो लगातार घटता जा रहा है। और हमने क्या किया है, बहुत सारे अक्षांशों को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब जरा समझना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, देखिए तो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो मेन लाइन है उसे बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर को बच्चे हमने नाम दिया है एक रेखा जिसे बोलते हैं, कौन सी रेखा पे, विषुवत रेखा। इसे बच्चे देखिए हमने एक नाम और दिया है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब जरा समझना, इसके ऊपर जो हिस्सा मिलेगा आपको पृथ्वी का वो कौन सा पे, उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कि सर वहां पर मिलने वाली जितनी भी अक्षांशीय रेखा है, जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, ये सब कैसे होंगे यहाँ पे, उत्तरी अक्षांश में, जिसे बोलते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इसका मतलब मेरे साथियों कि यहाँ पे अक्षांश रेखा की जो एग्जैक्टली वैल्यू मापी जा रही है वो हमेशा इक्वेटर से मापी जाती है। अगर आप इसके ऊपर चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश है, और इसके अगर दक्षिण में जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे तो कौन सा पे, देखिए दक्षिणी अक्षांश है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारी पृथ्वी पे जो यहाँ पे लैटिट्यूड्स की जो वैल्यू मापी जाती है, जो लैटिट्यूड्स मापे जाते हैं, ये कहां से मापे जाते हैं, नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से, या फिर इक्वेटर से? एग्जामिनेशन में ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं मेरे साथियों। तो याद कर लीजिएगा कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी लैटिट्यूड्स का मापन होता है, जितनी भी अक्षांश मापे जाते हैं, ये सारे के सारे अक्षांश मापे जाते हैं कहां से बच्चे, देखिए भूमध्य रेखा से, जिसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर है? जल्दी से बताओ बच्चे मुझे कमेंट के अंदर फटाफट से। चलो, क्या ये बात क्लियर होगी बच्चे? देखो सुनो, अब यहां पे जरा समझना, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कोई भी चीज हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, अब देखिए हम जब चलेंगे इक्वेटर के ऊपर, तो इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में चलने पर, इक्वेटर के यानी कि भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर आपको रेखा मिलने वाली है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। अब सर ये रेखा है, ये वृत्त है, ये सर्कल है, ये लाइन है, इसको मैं अभी क्लियर करने वाला हूं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में मिलने वाली जो मेन लाइन है बच्चे, वो कौन से पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे बोलते हैं कौन सी बच्चे, यहाँ पे कर्क रेखा कहते हैं। इसी के ऊपर देखिए 66.5 डिग्री ऊपर में यहाँ पे आर्कटिक रेखा है, और 90 डिग्री देखिए उत्तर में क्या बच्चा पे, नॉर्थ पोल है, जिसे बोलते हैं ध्रुव रेखा या ध्रुव पॉइंट कह सकते हैं। चलो अब इक्वेटर के नीचे आते हैं। आप जब इक्वेटर के नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे बच्चे आपको मिलेगा पॉइंट जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। जब इसी से देखिए 66.5 डिग्री नीचे आ जाएंगे तो 66.5 डिग्री नीचे आने पर आपको जो पॉइंट मिलेगा उसे बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, जो अंटार्कटिक महाद्वीप है ना, वो इसी रेखा के पास में है। और इसी तरह से 90 डिग्री आने पर बच्चे आपको जो पॉइंट मिलने वाला है वो है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो ये सारी पॉइंट्स क्लियर हैं कि अंटार्कटिक कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। आर्कटिक कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, बेटा दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा कहां पर है, ये उत्तरी गोलार्ध में। तो ये सारे के सारे फैक्ट देखिए, सिंपल सिंपल फैक्ट है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं 0 to हीरो वाली कंडीशन पे लेके जाऊं। ठीक है, चलो अब बच्चे देखो हम आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखो यहाँ पे कंसेप्ट है, और ये जो कंसेप्ट है ना, ये यूपीएससी वाला कंसेप्ट देने वाला हूं। मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ये जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आपको ये चीज क्लियर होगी ना तो आपको कभी भी कोई चीज यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सुनो, अब हमारी पृथ्वी पर जब बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर देखिए बच्चे जो अक्षांश है ये दो तरह के होते हैं। यस, तो मैं भी अक्षांश रेखा की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूं लैटिट्यूड्स के बारे में, अक्षांश के बारे में। तो हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर हमने दो तरह के अक्षांश को बनाया है, इमेजिन किया है। पहली बात तो ये कि सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस है, ये सबकी सब यहाँ पे काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक रूप से पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है, इसको यहाँ पे समझिएगा। तो हम जब बात करते हैं अक्षांश के बारे में तो हमने क्या किया है, पृथ्वी पर दो तरह के अक्षांश को इमेजिन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में, जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस,
और दूसरी बच्चे हम देखिए बात करते हैं यहाँ पे अक्षांश वृत्त के बारे में, जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड सर्कल। क्या बोलते हैं यहाँ पे? लैटिट्यूड सर्कल। अब जरा मुझे कमेंट के अंदर बता दो बच्चे, हम जो बोलते रहते हैं कि पृथ्वी पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, जो वास्तव में हमारे मैप पर हमें दिखाई देती है वो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश वृत्त है। तो जल्दी से पहले मुझे कमेंट के अंदर बताओ बच्चे कि हमें जो मैप पर कर्क रेखा दिखाई देती है, मैप पर ये ग्लोब पर, मैं ग्लोब की बात करता हूं, चलो, हमें जो ग्लोब पर कर्क रेखा दिखाई देती है ये वास्तव में अक्षांश वृत्त है, ये अक्षांश रेखा है। जल्दी से बच्चे मुझे कमेंट के अंदर बता दो फटाफट से, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि आपको यहां पे कितना समझ में आ गया है। देखो मैंने अभी आपका कमेंट चेक किए, बच्चे बहुत कम है। चलो बच्चा कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते ही नहीं क्लासेस को लेना। जहां क्वेश्चंस कराओ वहां पे हजार हजार बच्चे आते हैं, और जहां कंसेप्ट पढ़ो वहां बच्चे नहीं है। क्या बच्चे बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करना इसका आंसर। देखो सुनो, ओके देखो बच्चे सुनो, तो यहां पे आप ये समझ गए होंगे कि देखिए हम जब बात करते हैं तो अक्षांश रेखा अलग है और अक्षांश वृत्त अलग है, ये बात को समझिएगा। चलो अब देखिए हम जो बोलते हैं ना कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, एक्चुअल में वो रेखा नहीं है। अगर देखिए मैं बात करूं यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में, मान लीजिए बच्चे देखो ये कर्क रेखा है, तो रेखा हमेशा सीधी होती है, लेकिन सर ये सीधी तो है नहीं, ये तो गोल है। तो हम जिसे बोलते रहते हैं सर कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, लेकिन एक्चुअल में ये रेखा ना हो कि मेरे साथियों क्या होती है, देखिए यहाँ पे कर्क वृत्त होती है जिसे बोलते हैं सर्कल। अब क्वेश्चन बनता है सर कि हम इसे गलत क्यों कहते हैं? गलत इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो मैप होता है वो 2D में आता है, सिंपल सा मैप होता है, और उस मैप के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है, लेकिन वास्तव में वो स्ट्रेट लाइन ना होकर देखिए क्या है, सर्कल है। तो यदि आप कभी मेंस देने जाएं बच्चे, या कभी आप देखिए इंटरव्यू में जाएंगे, कभी एग्जामिनेशन को पार करके, और एग्जामिनर आपसे पूछ लिए ये बता दीजिए कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर हमें जो दिखाई देता है वो वास्तव में क्या है, यहाँ पे रेखा है या फिर सर्कल है, तो बच्चे वो सर्कल है जिसे बोलते हैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सर्कल है। ठीक है वो, चलो अब जरा समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। सर यहाँ पे बना तो बना कैसे? आपने इतना तो मुझे क्लियर कर दिया कि यहाँ पे लैटिट्यूड दो प्रकार के होते हैं, सही बात है सर, एक होता है अक्षांश रेखा, एक होता है अक्षांश वृत्त। अभी बनता क्या है, कैसे है सर, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट बता दीजिए, मैं व्याकुल हो रहा हूं कंसेप्ट को समझने के लिए। हैव अ लुक ऑन दिस बच्चे, देखो बहुत ही प्यारा। सुनो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बड़ी तलवार आ गई और मैंने उस तलवार से मेरी पृथ्वी के दो हिस्से कर दिए। सर हम कहा जाएंगे, अरे मान लो यार, सिंपल सी बात है, इमेजिन करना है, क्योंकि ये सारी की सारी लाइंस कैसी इमेजिनरी हैं। आपको यहाँ पे सारी की सारी लाइंस को देखिए काल्पनिक रूप से समझना है। ठीक है सुनो, देखो बच्चे, तो मैंने क्या किया, पृथ्वी के मैंने दो टुकड़े कर दिए और दो टुकड़ों को मैंने अलग कर दिया। अब यहां पे देखिए पृथ्वी का जो सेंटर वाला हिस्सा वो मेरे सामने आ गया। मैंने क्या किया, पृथ्वी के अंदर एक लाइन बना दी ये, और ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी या सीधी रेखा बनेगी या फिर घुमावदार रेखा बनेगी? बच्चे सिंपल सी बात है, जब मैं पृथ्वी के अंदर एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ रहा हूं तो सिंपल सी बात बच्चे, यहां पे सरल रेखा बनेगी, सिंपल लाइन बनेगी। तो ये जो लाइन बनी है जिसने पृथ्वी को क्या किया बच्चे, दो हिस्सों में तोड़ दिया, उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब सुनो, इस इक्वेटर में देखो यहां पे सेंटर है, अब इसके ऊपर कौन सा पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इसके नीचे कौन सा पे देखिए, साउथ हेमिस्फीयर है। अब मैंने क्या किया, यहां से एंगल बनाना शुरू कर दिया। देखो तो जब मैं एंगल बनाऊंगा अंदर से, तो ये अंदर से एंगल कहा जाएगा, सतह पे जाएगा। तो ये जो इक्वेटर से एंगल बना है, ये एंगल देखो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू बन रहा है, सीधी रेखा के बन रहा है, सीधी रेखा के थ्रू बन रहा है। तो यहां पर ये जो बनने वाली लाइन है बच्चे, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं लैटिट्यूड रेखा, जिसे बोलते हैं क्या बच्चे, अक्षांशीय रेखा। तो अक्षांशीय रेखा वास्तव में क्या है, एक डिग्री है, एक एंगल है। कहां से एंगल है? ये एंगल बनता है फ्रॉम द इनर सरफेस टू द आउटर सरफेस, और ये एंगल अगर उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में है तो क्या बच्चा पे, दक्षिणी गोलार्ध है। आप यहाँ पे इसे देखिए बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो आप देख पाएंगे बच्चे यहाँ पे सेंटर है, ये सेंटर है। तो लैटिट्यूड्स क्या देखिए बच्चे, वास्तव में एक एंगल है जो यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि इक्वेटर के साथ बनने वाला है। अगर ये एंगल यहाँ पे उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में है तो यहाँ पे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कितनी बात क्लियर हो गई है फटाफट से कि नहीं? बेटा जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कितनी बात क्लियर है कि नहीं?
देखो बच्चे सुनो, तो यहां पे आप ये समझ गए होंगे कि ये वास्तव में क्या, देखिए बच्चा, बनने वाला एंगल है, इट्स एंगल फ्रॉम द सेंटर टू द अर्थ। और जैसे ये बनेगा वैसे एंगल बनने वाला। अगर उत्तर में है तो उत्तरी एंगल है, नीचे तो नीचे। देखो यहां पे सुनो, अगर ये ऊपर में है बच्चे तो देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ में तो सेम एंगल बनने वाला है। अब सुनो, अब देखो यहां पे समझना, अगर ये 0 डिग्री है, यहां पे बच्चे ये 90 डिग्री है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये पाया देखिए कि हर एक डिग्री के लिए मैंने जो एक लाइन है वो ड्रॉ कर दी है। देखो बच्चे, मैंने हर एक डिग्री के लिए जो एक लाइन है वो ड्रॉ कर दी है। तो ऐसे देखिए उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे कितने डिग्री है बच्चे, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री है, सही बात है। देखिए तो इसके लिए कितनी लाइन्स आएंगी, यहाँ पे 90 लाइन्स आने वाली है। इसी तरह से जब मैं साउथ में जाऊंगा बच्चे, यानी साउथ में मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जाऊंगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ पे कितनी डिग्री है बच्चे, यहाँ पे 90 डिग्री है। और हर एक डिग्री के लिए मैंने एक लाइन बनाई है, तो यहाँ पे कितनी लाइन्स बनने वाली है, यहाँ पे देखिए 90 लाइन्स बनने वाली हैं। अब एक बात को समझिए कि सर जो 0 डिग्री है ये भी तो एक सिंपल लाइन बनने वाली है, बोलो है ना। तो अगर मैं इन सभी लाइन्स को कैलकुलेट कर दूंगा तो हमें जो मिलने वाली लाइन सब कितनी, यहाँ पे 181 है। इसका मतलब ये मेरे साथियों कि हमारी पृथ्वी पर जो टोटल मात्रा में लैटिट्यूड लाइन्स हैं, हमारे पृथ्वी पर जो कुल मिला के अक्षांशीय रेखा है वो कितनी, यहाँ पे 181 है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि हमारी पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 180, 179 या 181। तो इसका सही आंसर क्या बच्चा, पे 181 है। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। चलो, एक बच्चा बोल रहा था कि मैंने 180 पढ़ा है बच्चे, तो भारतीय बेटा आपने तो गलत पढ़ा हुआ है। देखिए तो पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखाओं का जो कुल वैल्यू कितनी, यहाँ पे 181 है। इसको समझ लीजिएगा। देखिए आपको मैंने क्या पता, देखिए कि इक्वेटर से ऊपर चलते हैं तो हर एक डिग्री के लिए मैंने क्या किया बच्चे, देखो एक लाइन बनाई है। तो 90 डिग्री के लिए 90 लाइन ऊपर है, देखिए नॉर्थ में है। इसी तरह से 90 डिग्री के लिए 90 लाइन कहां पे, साउथ में है। लेकिन जो 0 डिग्री है बच्चे, जो इनको दो भागों में बांट रहा है, वो भी तो एक लाइन है ना, वो भी तो खुद की लाइन है। तो इनको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो हमारी पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखा का जो टोटल वैल्यू कितना पे 181 है। इसको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ये समझ गए तो लैब जिंगलाला है, ये समझिए बच्चे। देखो आपको मैंने बता दिया, तो हमारी पृथ्वी पर जो टोटल अक्षांशीय रेखा है वो कितने पे 181 है। अब चलो बच्चे हम चलते देखिए यहाँ पे अक्षांशीय वृत्त के ऊपर, अक्षांशीय वृत्त के ऊपर। अब जरा समझते हैं ये होता है क्या, सुनो। अब जरा बेटा यहाँ पे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं। देखो तो ये समझ गए सर कि जब ये 181 लाइंस, देखो जब ये 181 लाइंस देखिए सतह पर आएंगी, सरफेस पे आएंगी, तो सरफेस पे किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पे सर्कल का निर्माण करेंगे। सिंपल सी बात है कि सर जैसी लाइंस, देखो बच्चे देखो यहाँ पे समझना, आप इस डायग्राम में समझ पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो तो जैसी लाइंस देखिए सरफेस पे पहुंचेंगी बच्चे, तो सरफेस पे किसका फॉर्मेशन कर रही है बच्चे, तो ये सरफेस पे फॉर्मेशन करती है वृत्त का, जिसे बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर्कल कहते हैं। देखिए तो यहां पे हमें एक कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया सर कि यहां पे जो 181 लाइंस हैं, जो 181 लाइंस हैं, ये अगर सरफेस में आ जाएंगी तो सरफेस पे पहुंचकर यहां पे किसका फॉर्मेशन करेंगी, यहां पे सर्कल का फॉर्मेशन करेंगी, यहां पे वृत्त का फॉर्मेशन करेंगी। अब यहां पे कंसेप्ट को जरा समझना बच्चे, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, सुनो। ये इक्वेटर है जो सबसे बड़ा वृत्त है, सबसे बड़ा सर्कल है। अब जैसे ही हम इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं तो मुझे ये बता दो कि लाइंस आर पैरेलल, या लाइंस तो पैरेलल हैं, लेकिन लाइंस की देखिए बेटा जो लंबाई है वो लगातार घटती जा रही है। बोलो हाँ या ना, देखो सही बात है। तो जैसे जैसे मैं इक्वेटर के ऊपर जा रहा हूं, जैसे जैसे बच्चे मैं इक्वेटर के ऊपर जा रहा हूं, वैसे वैसे अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, यह अक्षांशीय वृत्त, इनकी लंबाई बढ़ रही है या घट रही है? जल्दी से मुझे पहले कमेंट के अंदर आंसर दो फटाफट से। देखो सिंपल सी बात है बच्चे, देखो कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे देखिए इनकी जो लंबाई वो घटती जा रही है। तो जैसे ही बच्चे देखिए हम कहां पहुंचेंगे, नॉर्थ पोल में पहुंचेंगे। तो सर नॉर्थ पोल में आपको सर्कल नहीं मिलने वाला,
नॉर्थ पोल पे सर्कल नहीं मिलेगा, यहां पे मिलेगा सिंपल सा पॉइंट। क्या मिलेगा पे? सिंपल सा पॉइंट। तो मतलब सर क्या हुआ कि मैंने 181 में से एक कम कर दिया है नॉर्थ पोल का और एक कम कर दिया है कहां का बच्चे? साउथ पोल का। क्योंकि जैसे नॉर्थ पोल पे आपको देखिए एक पॉइंट मिलेगा, वैसे ही साउथ पोल पे क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा। मतलब यह है सर कि 181 अक्षांश रेखाओं के लिए 181 वृत्त नहीं है, 181 सर्कल नहीं है। यहां पे सर्कल के अंदर 2 की संख्या कम हो गई है। तो हमारी पृथ्वी पर जो अक्षांश वृत्त बनता है बच्चे, जो सर्कल बनती है वो कितनी बनती है? 179 बनती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर 2 कहां पे कम हो गए हैं, तो एक हो गया है नॉर्थ पोल में और एक कहां पर बच्चे? साउथ पोल में। तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे फटाफट से, क्या अब आपको ये क्लियर हो गया है कि हमारी पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखा अलग है और हमारी पृथ्वी पर अक्षांशीय वृत्त अलग हैं? इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे आया है, किस तरह से बना है, ये सारी बातें मैंने कंसेप्चुअली बता दी हैं। आप यूपीएससी पेपर में घुस जाना बच्चे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपसे गारंटी से बोल रहा हूं। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे 1 डिग्री के लिए कितना चलना पड़ता है, मैं सब बताऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना? जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा आप लोगों को आज। बस मुझे ये लगने लगा है कि आप लोग वास्तव में पढ़ना नहीं चाहते। मैं प्लस पे ठीक था भैया, प्लस पे बच्चे एटलीस्ट पढ़ते तो हैं और वैल्यू तो करते हैं। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बता देखिए कि हम जब बात करते हैं तो अक्षांश रेखा अलग है बच्चे। तो अक्षांश रेखा 181 है और अक्षांश वृत्त कितने देखिए 179 है। ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बच्चे अब देखिए हम सर बात करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे समझना इनके फैक्ट दिए देखिए। तो सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो क्या देखिए कि यहाँ पे जितनी भी अक्षांशीय रेखा है बच्चे और अक्षांशीय वृत्त देखिए, तो मैं दोनों की बात करता हूं। देखिए अक्षांशीय रेखाओं के बारे में, अक्षांशीय वृत्त के बारे में। तो यहां पे आप देख पाएंगे बेटा कि क्या एक्चुअल में समानांतर है, क्या समानांतर है। अक्षांशीय रेखा एक दूसरे के पैरेलल होती है या अक्षांशीय वृत्त एक दूसरे के पैरेलल होते हैं? तो हम जब बात करते हैं बच्चे तो रेखाएं पैरेलल नहीं होती है, यहाँ पे वृत्त एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इस बात को समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे किससे दर्शाते हैं बच्चे? तो इसे डिग्री से दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर कि यहाँ पे 2 अक्षांशों के बीच में, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में यहाँ पे कितना डिफरेंस होता है? तो 2 लैटिट्यूड्स के बीच में बच्चे, यहाँ पे 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे 111 किलोमीटर का। ये बेसिक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि 2 लैटिट्यूड्स के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना पे 111 किलोमीटर का है। ये सिंपल सी बात है जो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे चलो बच्चे, देखो सुनो। अब यहां पे देखिए जो विषुवत वृत्त है बच्चे, जिसे बोलते हैं कौन सा? इक्वेटर सर्कल। देखो ये, तो ये जो इक्वेटर सर्कल है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा बच्चे, भूमध्य वृत्त, ये सबसे बड़े सर्कल्स में एक है, सबसे बड़े सर्कल्स में से एक है। जिसकी देखिए लंबाई की बात करते हैं जिसकी लंबाई कितनी यहाँ पे 40,000 यहाँ पे 69 किलोमीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाता है आपसे। ये सारे के सारे फैक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। तो ये बताओ मुझे फटाफट से, क्या लैटिट्यूड लाइंस एक दूसरे के कभी पैरेलल हो सकती है? तो आंसर है नहीं सर। लैटिट्यूड सर्कल्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे अक्षांश एक दूसरे के समानांतर नहीं है। लैटिट्यूड लाइंस नहीं होती मेरे साथियों, लैटिट्यूड सर्कल्स होते हैं। और पृथ्वी पर जो ग्लोब पर हमें जो नजर आता है वो वास्तव में अक्षांशीय रेखाएं होती है या अक्षांशीय वृत्त होते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हमारी पृथ्वी पर या मैप के ऊपर हमें जो नजर आता है ये अक्षांशीय वृत्त हैं, जिन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड सर्कल्स। और इनकी जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 179 है। और अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है पे? 181 है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का सारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। चलो अब देखिए हुआ क्या, सुनो। यहां पे अक्षांश की जो बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स हमारे पृथ्वी पर टेम्परेचर को देखिए मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जोन्स बने हैं जिसे बोलते हैं टेम्परेचर जोन। मतलब हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जो ताप क्षेत्र हैं इनका निर्माण हुआ है इनसे। और इनको लेके मैं सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। और प्लीज इनकी प्रॉपर नोट्स आप बनाना बच्चे। देखो प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो बहुत फायदे में रहने वाले हो इस क्लास के अंदर। देखिए बच्चे एक छोटी सी बात और कहूंगा कि अगर चीजें पसंद आ जाए ना इस क्लास के अंदर,
तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत कम होते हैं, कमेंट्स वैल्यू करते हैं मेरे लिए बच्चे बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो अब हुआ क्या कि देखिए हमने जब बात की है पृथ्वी के लैटिट्यूड्स को लेके, तो पृथ्वी के लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, सॉरी बच्चे, देखिए तो पृथ्वी के लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसे 3 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है यहां पे कौन से कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बच्चे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक जोन। दूसरा जो यहाँ पे एरिया है इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। और तीसरा जो एरिया बच्चे वो कौन सा देखिए शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, जिसे बोलते हैं कोल्ड या फिर पोलर जोन। तो हमने ऑन द बेस ऑफ द लैटिट्यूड, अक्षांशों के आधार पर इसे 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे पहला जो भाग है बच्चे वो कौन सा देखिए उष्ण कटिबंधीय है, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय और तीसरा है शीत कटिबंधीय। चलो इनके बारे में जरा समझते हैं, इनका मतलब सर क्या है, आपको मैं सारी की सारी बातें डिटेल से बता रहा हूं बच्चे। हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय के बारे में, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक जोन। देखो मैं दोनों लैंग्वेजेस में लिखूंगा, हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको सारी की सारी बातें बता दूंगा। सुनो देखिए हम जब बात करेंगे, ये वो एरिया है जहां पे डायरेक्टली सनलाइट आके गिरती है, मतलब ये वो एरिया है हमारे पृथ्वी का जहां पे सूर्य की रेखा साल भर कभी ना कभी देखिए सीधी पड़ती है। तो जहां पर वो एरिया हमारी पृथ्वी का जहां पे सूर्य की रेखा लंबवत पड़ती है, देखिए इनको सीधी पड़ती है, और जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में गर्मी प्राप्त होती है, उस एरिया को मेरे साथी हमने नाम दिया है कौन सा, आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक जोन। हम जब बात करते हैं इस जोन के बारे में, तो 23.5 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 23.5 डिग्री यहां पे साउथ लैटिट्यूड की जब बात करते हैं, इसके बीच का जितना भी इलाका है, ये सारा का सारा इलाका किसमें शामिल है मेरे साथियों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शामिल है। अब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा हाई है। समझिएगा, देखिए बच्चे ये एक ऐसा क्षेत्र है बच्चे जहां का तापमान कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, सुनो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे प्रेशर कैसा होता है बच्चा पे, काफी कम होता है। यहां पे देखिए हवाओं का प्रेशर काफी कम मिलेगा आपको, जनरली कम मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखिए कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र बच्चे जहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे वर्षा आपको अधिक मात्रा में होगी। क्यों होती है, इसके पीछे कारण जरा समझिए। देखिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो बहुत सारे इलाका पानी का है, यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए प्रशांत महासागर का इलाका है, यहाँ पे अटलांटिक भी है, देखिए अटलांटिक भी है बच्चे, प्रशांत महासागर के अलावा यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। तो देखिए ये एरिया ऐसा है जहां पे समुद्र बहुत ज्यादा है। जब सूर्य की रोशनी एरिया पे पड़ती है तो वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है, जिसे बोलते हैं द एवोपरेशन, तो एवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है। और अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ जाने से, अत्यधिक मात्रा में सनरेज पड़ने पे रेट ऑफ एवोपरेशन भी बहुत ज्यादा होता है, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो दिन भर ये गर्म रहते हैं और रात में देखिए यहाँ पे भयंकर बारिश हो जाती है, आप कह सकते हैं भयंकर वर्षा वाला क्षेत्र भी है। और जहां पे वर्षा बहुत अधिक होती है ना साथियों, वहां पर मिलने वाले जो पेड़ होते हैं वो कौन से होते हैं, सदाबहार पेड़ होते हैं। तो अमेजन के जो घने जंगल है बच्चे, अमेजन के जो घने जंगल हैं वो इसी एरिया में देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक के सारे फैक्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि आपको यहाँ तक की फैक्ट क्लियर हो गई है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। अच्छा सच सच बताना बच्चे कमेंट के अंदर, क्या इतनी कतई जरा ज्योग्राफी आपने पहले कभी पढ़ी है इतने कंसेप्ट के साथ? चलो तो मैंने क्लियर कर दिया बच्चे आप लोगों को कि ये जो एरिया है, इस एरिया में सदाबहार पेड़ क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये एरिया क्या देखिए सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है और यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। देखिए अब देख पाएंगे बच्चे जो इक्वेटर पड़ता है, जो 0 डिग्री है, वो इसी एरिया में है। मतलब जितने भी देश हैं बच्चे, जितनी भी कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पे हैं, ये सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में शामिल है।
देखिए भारत की जलवायु की जब बात करते हैं तो भारत की जलवायु भी यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानी गई है। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछेंगे बच्चे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है सर कि हम जब बात करते हैं इंडिया के बारे में तो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस एरिया में आता है और इसी कारण से इंडिया के अंदर भी मानसून से वर्षा बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। सर अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि मानसून से ज्यादा वर्षा क्यों प्राप्त होती है, आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो मैक्सिमम हिस्सा है बच्चे, जो खासकर प्रायद्वीपीय भाग का इलाका है, जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, वो किस में आता है, आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और भारत की जलवायु किस प्रकार की मानी गई है, तो उष्णकटिबंधीय प्रकार की जो जलवायु है ये मानी गई है। मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं, आपको यहाँ पे किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं उसी एरिया के बारे में। तो मैंने बच्चे ये जो इलाका लिया ना, ये जो एरिया लिया है, देखो मैंने यहाँ पे जो एरिया लिया है कौन सा एरिया, यहाँ पे आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय है, जिसे बोलते हैं बच्चे क्या, देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक जोन बोलते हैं। सुनो अब ये जो उष्णकटिबंधीय इलाका है, ये इलाका ऐसा क्या है, मैंने क्या कहा आपको कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे कभी ना कभी, जहां पे कभी ना कभी सूर्य की जो रोशनी है वो लंबवत होती है, जो यहाँ पे क्या होती है बच्चे, परपेंडिकुलर गिरती है, और जिस कारण से यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। सुनो अब यहाँ पे समझना बच्चे, देखो 21 मार्च हम शुरू कर रहे हैं, 21 मार्च को देखिए बच्चे, तो यहाँ पे 21 मार्च को जो सन है वो कहां पर है, आप कहेंगे इक्वेटर पे। सर बहुत बढ़िया, देखो 21 मार्च को बच्चा सूर्य कहां पर है, इसको जरा मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे चीजें और होने वाली है। चलो अब देखते हैं जरा, सुनो तो देखो बच्चे 21 मार्च की बात करो, देखिए तो 21 मार्च को जो सन है वो कहां पर है, यहां पर है इक्वेटर पे। इसका मतलब यह है कि इक्वेटर पे अभी बहुत मात्रा में गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि है वो कैसे यहाँ पे बराबर है, सिंपल सी बात है। अब देखिए बात करते हैं मार्च अप्रैल मई जून, देखो जून आ गया तो यहाँ पे तारीख पड़ने वाली है, देखिए कौन से पे, 21 जून। अब 21 जून को जो सन पड़ता है वो कहां पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर पड़ता है। देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे बोलते हैं बेटा कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में देखिए बहुत बड़ी गर्मी पड़ने वाली है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी बच्चे, पे गर्मी पड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या पे सर्दी पड़ेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है, 21 जून को होता है, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन है वो कब, देखिए उत्तरी गोलार्ध में है। और देखिए आप देख पाएंगे मेरे साथियों, जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया से भी पास करता है, इंडिया के 8 राज्यों से पास करता है। चलो अब देखिए होगा क्या कि ये फिर वापस आना शुरू करेगा, जून के बाद आएगा जुलाई, फिर यहाँ पे अगस्त, फिर यहाँ पे सितंबर है। देखो तो यहाँ पे जून जुलाई अगस्त सितंबर में हम बात करते हैं 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर को फिर से जो सन है वो कहां पे आ गया, देखिए इक्वेटर पे आ गया है। अब इसके बाद देखिए सन कहां जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, और 21 दिसंबर को बच्चे, 21 और 22 दिसंबर को जो सन होता है वो कहां पहुंचता है, साउथ हेमिस्फीयर में पहुंच जाता है। और साउथ हेमिस्फीयर में किस रेखा के ऊपर होता है बच्चे, यहाँ पे आप कहेंगे मकर रेखा के ऊपर होता है, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे इस दिन साउथ हेमिस्फीयर में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और यहीं पे इसका सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है यहाँ पे क्या बच्चे, ठंडक। फिर देखिए दिसंबर के बाद यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च में फिर कहां पे, इक्वेटर में। तो सन आप देख पाएंगे बच्चे, जो सन है वो इन्हीं के बीच में क्या, देखिए यहाँ पे रोटेशन में, इन्हीं के बीच में सर्कुलेशन है। एक्चुअली सन नहीं करता, पृथ्वी करती है, तो मैं बता रहा हूं सुनो। तो सन की जो रेखाएं बच्चे, सन की जो लाइंस हैं वो इसी एरिया में घूमती रहती है, और इस कारण से ये एरिया कैसा है, सबसे अधिक गर्मी वाला क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे साल भर यहाँ पे कहीं ना कहीं पर सूर्य की रेखा लंबवत पड़ती रहती है। तो आपको मेरे ख्याल से ये सारे का सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया है। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे कि आपको ये सारा का सारा फैक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, सुनो, आप पेड कोर्सेज को ले लीजिएगा, आपको पेड कोर्सेज में भी ना ये क्वालिटी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और जल्दी देखिए बच्चे, मैं इंडियन ज्योग्राफी का यहाँ पे जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाला हूं प्लस पे, तो प्लस पे आइए, बहुत फायदा मिलने वाला आप लोगों को। आपको इससे बेहतरीन क्वालिटी, इससे भी और ज्यादा की चीजें हैं जो मिल रही है, ठीक है। चलिए बच्चे देखो, अब देखिए हम जरा बात करते हैं सेकंड एरिया के बारे में, जिसे बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसे बोलते हैं बच्चे यहाँ पे टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेम्परेट जोन कहते हैं। अब जरा मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट बता दो भैया, सुनो, क्या सन की रेस कभी यहाँ पे देखिए इसके ऊपर 90 डिग्री से पड़ने वाली है, नहीं पड़ने वाली सर,
क्योंकि सन की जो मैक्सिमम लिमिट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कहां पर है, इस वाले पॉइंट पर है। बोलो हाँ या ना, सही बात है। इसी तरह से सन की जो मैक्सिमम लिमिट है 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे चमकने की, मतलब हमारे बिल्कुल सर के ऊपर चमकने की, खोपड़ी के ऊपर चमकने की, वो साउथ हेमिस्फीयर में इस वाले पॉइंट की बात करते हैं जिसे बोलते हैं मकर रेखा। तो मतलब यहां पे मकर रेखा के नीचे का इलाका और कर्क रेखा के ऊपर का जो इलाका है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे कभी भी मेरे साथियों, जहां पर कभी भी सन की रोशनी सीधी नहीं पड़ने वाली। तो आपको बता दो बच्चे, देखो ये एरिया, तो हम जब बात करते हैं यहां पे एरिया पड़ता है कर्क रेखा, और यहां पे देखिए बच्चे इलाका पड़ता है कौन सा, देखिए मकर रेखा। सुनो, और यहां पे हम जब बच्चे बात करते हैं कि यहां पे सर्कल है जिसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है। और यहां पे देखिए बच्चे सर्कल कौन सा पे, एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर हो गए? चलो देखो अब जरा समझिए, यहां पे कर्क रेखा से लेके जो आर्कटिक सर्कल है इसके बीच का इलाका, और यहां पे देखिए मकर रेखा से लेके बच्चे एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो इलाका है, ये एक ऐसा इलाका है जो जहां पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत के अंदर देखिए जो यूपी का इलाका है, दिल्ली का है, पंजाब का है, राजस्थान का हो गया, राजस्थान का तो रहने दीजिए, तो जो पंजाब का है, हरियाणा का है, ये इलाके जो है ये ऐसे हैं जहां पे ना ज्यादा मात्रा में गर्मी है बच्चे, ना ज्यादा मात्रा में सर्दी है। आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 66.5 डिग्री यहाँ पे साउथ लैटिट्यूड, ये जो इलाका पड़ता है इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। ना ज्यादा मात्रा में गर्मी है ना ज्यादा मात्रा में ठंड है, और इसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये सिंपल सा फैक्ट है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। चलो अब आते हैं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। यहां पे देखिए हम बात करते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में जिसे बोलते हैं कोल्ड या पोलर। और बच्चे देखिए हम जब बात करेंगे, इससे हमने एक नाम और दिया है, देखिए एक नाम और दिया बच्चे जिसे बोलते हैं फिरिड। कहां पे दिखा मैंने, कहीं नहीं रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे, इससे हमने एक नाम और दिया है जिसे बोलते हैं पे फ्रिजिड जोन, इसका अंग्रेजी नाम है ये। चलो अब ये है क्या, जरा समझिए। देखिए हम जब बात करेंगे यहां पर, देखिए तो बच्चे ये जो वैल्यू है कितने पे, 66.5 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड है जिसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। देखो बच्चे यहाँ पे कौन सा पे सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है। और यहां पे देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है कि 90 डिग्री पे नॉर्थ लैटिट्यूड, आप कहेंगे यहाँ पे नॉर्थ पोल। चलो सुनो, अब देखिए बच्चे सुनो, ये जो बीच का इलाका देख पाएंगे, ये इलाका ऐसा है जहां पे अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ती है, और ये इलाका ऐसा है जहां पे 6 महीने दिन है और 6 महीने रातें हैं। यस मेरे साथियों, तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पे 6 महीने दिन है और 6 महीने रातें हैं। इसी तरह से देखिए साउथ के अंदर, तो साउथ के अंदर ये जो इलाका आप देख पाएंगे एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बारे में, तो बच्चे यहाँ पे सर्कल पड़ता है जिसे बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। कौन सा सर्कल पे, एंटार्क्टिक सर्कल है। और यहां पे देखिए बच्चे यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल की जब बात करेंगे तो ये इलाके ऐसे हैं कि जहां पे सूर्य की रोशनी देखिए 6 महीने में एक बार आती है, तो 6 महीने दिन है, 6 महीने रातें हैं। और ये इलाके ऐसे हैं कि जहां पे कभी भी सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती, हमेशा यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी वो तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण ये इलाके कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। और जिस कारण से मेरे साथियों इन्हें हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं यहाँ पे, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि ये एक ऐसे इलाके हैं जहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा बच्चे, बहुत ज्यादा लो रहेगा। देखिए तो ये एक ऐसा इलाका है जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है, जिस कारण से यहाँ पे चलने वाली जो हवाएं होती है ये बहुत हाई प्रेशर से चलती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है। तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पे हवाएं बहुत तेज गति से चल रही है मेरे साथ, बहुत स्पीड से चल रही है। तो आप जाएंगे अभी नॉर्थ पोल में, एंटार्क्टिक में, तो यहाँ पे हवाएं बहुत स्पीड से चलती है क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कैसा है, लो है। देखिए बता दूं मेरे साथियों कि टेम्परेचर प्रेशर के बीच में बहुत सारे रिलेशन होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दी वायुमंडल, तो वायुमंडल में हम ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर कैसा पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि उनका वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स नहीं है, यदि उनका आयतन फिक्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे फैक्ट मैंने क्लियर कर दिए। जल्दी से बताओ मेरे साथ मुझे कमेंट के अंदर। देखो मैं आपको बता दूं बच्चे कि मैंने जो क्लास लिया है ये यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आप यूपीएससी के लिए जाइए, एसएससी के लिए जाइए, क्योंकि आपको पढ़ना तो एक ही बार कंसेप्ट है,
और ये पूरी की पूरी जो क्लासेस है बच्चे कंसेप्ट क्लासेस हैं, मतलब मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूं कि आप यहां पे दूसरों को पढ़ा दोगे। ये बात गारंटी से बताओ मेरे साथियों, सत्य है कि नहीं, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। बच्चे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा कंसेप्ट को समझ के? तो कंसेप्ट के साथ फायदा ये बच्चे कि आप एक कंसेप्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन को करने में सक्षम होते हैं। तो अगर आप एक बार कंसेप्ट को पढ़ लेंगे ना, तो आप यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन को करने में सक्षम है फिर। चलिए बच्चे देखो, अब देखिए हम जब बात करते हैं तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी पृथ्वी पर देखिए जो अक्षांश रेखा है वो क्या करती है, पे टेम्परेचर की जोन को निर्धारित करती है, टेम्परेचर की जोन का निर्माण करती है। अब इसी तरह से देखिए बच्चे बहुत सारी अक्षांश रेखा है जिनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए तो तीन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्वेटर है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, दूसरी है कर्क रेखा और तीसरी पे मकर रेखा। सब आपने बाबा रेखा रेखा क्यों बोल रहे हैं, ये तो वास्तव में व्रत है। अरे बच्चे मैं बोलचाल के लिए बोल देता हूँ, ठीक है, भारत में चलता है कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में सारी बातें चलती है, लेकिन वास्तव में बता दो मेरे साथ, ये रेखा नहीं है, ये क्या पे देखिए व्रत है, ये क्या पे सर्कल है। लेकिन चलो बोलचाल की भाषा में हम इन पे यहाँ पे समझ लेते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में कभी पूछा है ना, तो आप इसे रेखा मत करना गलती से भी, इसे क्या बोलते हैं भाई, व्रत कहते हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग चलो चला लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख पाएंगे मैंने इन तीन रेखाओं की बात कर रहा हूं, ये वास्तव में रेखाएं नहीं है, क्या है यहाँ पे व्रत है। मैं बता चुका हूं इसको बहुत डिटेल से, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या पे व्रत है जिसे बोलते हैं सर्कल। लेकिन मैंने बताया देखिए बच्चे कि ये तो ग्लोब है, लेकिन मैप पर देखेंगे तो मैप पर आपको ये कैसे नजर आ रही है, ये तिरछी नजर आ रही है, ये सीधी सीधी नजर आ रही है। तो सर मैप पे हम देखेंगे ना, तो मैप पर ये आपको सीधी सीधी नजर आ रही है, तो मैप पर ये आपको एज अ लाइन नजर आ रही है, जिस कारण से हमने क्या बोल देते हैं, रेखा कह देते हैं। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि हम क्यों यहाँ पे वृत्त को रेखा कहते हैं, क्योंकि हम मैप पर देखते हैं और मैप पर ये लाइन कैसे होती है, सीधी नजर आती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। चलो अब देखिए हम बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यस, तो देखिए सबसे पहले बच्चे देखिए बात करते हैं यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में जिसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है देखिए 23.5 डिग्री, यहां पे नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश। अब सुनो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, देखो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, करते हैं जहर कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चे, सुनो। देखिए बच्चे हम जब बात करेंगे इनके बारे में, तो पहला क्वेश्चन बनता है सर कि जो कर्क रेखा वो कहां पर है। तो अभी आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं कि कर्क रेखा कहां पर, देखिए इक्वेटर के उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर कि जो कर्क रेखा वो कितने देशों से होकर गुजरती है। तो याद कर लीजिएगा बच्चे, जो कर्क रेखा वो यहाँ पे 18 देशों से होकर गुजरती है। यस मेरे साथियों, जो कर्क रेखा है ये विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। हम जब बात करेंगे इसमें कौन कौन सी लाइंस हैं, देखिए थोड़ा सा जब छोटा लिखा मैंने क्योंकि ये बन नहीं रहा था, मैं पढ़ के बता देता हूं। देखिए तो बच्चे देखिए यहाँ पे हवाई द्वीप पड़ता है, पहले यहाँ पे देखिए हवाई द्वीप पड़ता है, फिर यहाँ पे मैक्सिको है, यहाँ पे मॉरिटोनिया है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर, लीबिया, चाड, यहाँ पे इजिप्ट है, सऊदी अरब है, फिर देखिए यहाँ पे ओमान है, यूएई है, भारत है, फिर देखिए बांग्लादेश है बच्चे, यहाँ पे म्यांमार है, चाइना का थोड़ा सा पार्ट आता है, फिर यहाँ पे ताइवान है और लास्ट में है बहामास। देखिए बहामास यहाँ पे आइलैंड्स में आ जाते हैं बहामास। तो ये 18 कंट्रीज हैं जिनसे होके कौन सी रेखा गुजरती है बच्चे, यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। आपसे एग्जामिनेशन में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि कितने देशों से, यहाँ पे 18 देशों से होके गुजरती है। ठीक है चलो अब देखिए जब बात करते हैं भारत को लेके, एग्जामिनेशन में बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि भारत की बात करते हैं कि भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप में से तो बहुत सारे विद्यार्थी को यह बात पता होगी मेरे साथियों कि हम जब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, देखिए तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और यहाँ पे मिजोरम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि यहाँ पे विश्व की और भारत की एकमात्र कौन सी नदी है बच्चे, देखो विश्व की कह दीजिए, भारत की कह दीजिए, तो वो कौन सी नदी है जो यहाँ पे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बराबर हिस्सों में नहीं बच्चे, 2 बार काटती है, दोनों में अंतर होता है, 2 बार काटने में, 2 बराबर हिस्सों में काटने में। तो विश्व की वो कौन सी नदी है बच्चे जो यहाँ पे इसे 2 बार करती है, जल्दी से मुझे आंसर दो कमेंट के अंदर।
देखिए बच्चे, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है कि वो क्या देखिए, यहाँ पे माही नदी है बच्चे, देखिए यहाँ पे रिवर माही है। तो यहाँ पे माही रिवर है बच्चे, देखिए कौन सी रिवर है बच्चे, आप देखिए माही रिवर है जो इसे यहाँ पे दो बार काटती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे निकलने वाली नदी है जो राजस्थान के बांसवाड़ा में इसे दो बार काटेगी और गल्फ ऑफ खंबात में आकर के मिल जाती है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे माही नदी है जो इसे दो बार काटती है। कौन सी नदी पे? माही नदी है जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। चलो अब देखिए बच्चे हम बात करते हैं पे इक्वेटर के बारे में, विषुवत रेखा के बारे में। देखिए जब यहाँ पे बात की जा रही है पे इक्वेटर के बारे में कि इक्वेटर यहाँ पे कितने कंट्री से पास करता है, तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों कि हम जब बात करते हैं इक्वेटर के बारे में जिसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, क्या बोलते हैं पे 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये पास करता है विश्व के यहाँ पे 13 कंट्री से, 13 कंट्री से। तो देखिए यहाँ पे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, गैबोन है, कांगो डीआरसी है जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया, इंडोनेशिया, साओटोम महाद्वीप और किरिबाती। ये देखिए यहाँ पे कंट्रीज हैं जो ऐसे पास करती हैं। कहां से पास करती बच्चे? ये पास करती देखिए कहां से? विषुवत रेखा से, इक्वेटर से। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जरा समझिएगा कि वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को बच्चे इक्वेटर को दो बार काटती। देखिए तो इनमें से विश्व की बहुत कौन सी फेमस नदी है जो इक्वेटर को दो बार काटती है? एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों। यहां पे देखिए रिवर बहती है जिसका नाम है कांगो नदी। तो यहाँ पे रिवर कांगो है जो यहाँ पे इक्वेटर को दो बार काटती है। एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। देखिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मकर रेखा के बारे में जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए बच्चे तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है बच्चे, ये है कितना पे देखिए आप कहेंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यहाँ पे साउथ लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलते हैं पे? दक्षिणी अक्षांश। और दक्षिणी अक्षांश की जब बात करते हैं तो बता दो मेरे साथियों कि वैसे तो यहाँ पे 10 कंट्रीज हैं लेकिन 2 यहाँ पे टेरिटरीज को शामिल कर लिया गया है। और जब यहाँ पे टेरिटरीज को शामिल कर लेते हैं तो कंट्रीज की संख्या बढ़ जाती है 12। वैसे तो यहाँ पे 10 है लेकिन यहाँ पे मेरे साथियों की यहाँ पे 12 हो जाती है टेरिटरीज को मिला के। अब सर कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए यहाँ पे चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पोलिनेशिया और टोंगा। देखिए फ्रेंच पोलिनेशिया और टोंगा को जब शामिल कर लेंगे ना तो यहाँ पे टेरिटरीज की संख्या बढ़ जाती है। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि वो कौन सी नदी है जो बच्चे मकर रेखा को दो बार काटती है, तो यहाँ पे जो नदी है ना बच्चे उसका नाम क्या है? देखिए यहाँ पे आंसर है लिम्पोपो नदी जिसे बोलते हैं पे लिम्पोपो नदी। देखिए इंडियन ओशन में जाके गिरती है, ये इंडियन ओशन में जाके गिर जाती है। अब सुनो यहां पर एक महाद्वीप पड़ता है बच्चे जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे तीनों लाइंस पास करती है। बहुत ही एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये बता दीजिए कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पे तीनों की तीनों जो मेन लाइंस है, यहाँ पे कर्क रेखा है 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है ये सॉरी कर्क रेखा है 0 डिग्री है, मकर रेखा है, तीनों पास करती है। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या? देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो जल्दी से बताओ मेरे साथी मुझे कमेंट के अंदर कि आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं देशांतर रेखाओं के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूं पे देखिए लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो मैंने आपको अक्षांश के बारे में यहां तक की सारी बातें बता दी है। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, आपकी कमेंट्स में चेक करने वाला हूं बच्चे कि जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि क्या आपको अब अक्षांश के बारे में किसी प्रकार से कोई डाउट है क्या? बच्चे सुनो, बस ना ही काम करना, सुनो तुम लोग यहाँ पे तो बोल रहे हो सर नो डाउट है, ठीक है? तो यहाँ पे प्लीज एक बार कमेंट्स कर दिया करो, अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है। अभी कमेंट्स नहीं मिलते हैं अच्छी बात नहीं है, और आपके लाइक्स बहुत कम है। इतनी शानदार क्लास के लिए बच्चे इतनी कम लाइक्स कैसे चलेगा यहाँ पे? हाँ सुनो, अब देखिए बच्चे हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स लाइंस के बारे में। देखिए आप ये मान लीजिए कि जो मैप पर जो वाई एक्सिस बनता है, तो वाई एक्सिस के जैसे ही देखिए यहाँ पे लाइंस बनती है, कौन सी? यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लाइंस आप देख पाएंगे बच्चे।
जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स हैं इनका विस्तार कहां से कहां पे होता है, देखिए नॉर्थ टू यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में है। तो मतलब यहां पे हम जब बात करते हैं उत्तर से दक्षिणी की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ यहाँ पे ये रेखाएं गई हैं। सिंपल सी बात है, सुनो। अब देखिए हम जब बात करते हैं इनका जो ओरिजिनेशन है, इनका जो ओरिजिनेशन और इनका जो टर्मिनेशन है, देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, सुनो। तो इनका जो ओरिजिनेशन है मतलब इनका जो उद्गम है, और इनका जो उभार है मतलब इनका जो विस्तार है, कहां पे आगे खत्म हो जाती है। तो ये आपको बता दो मेरे साथी कि पोल से पोल में कनेक्ट होती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच में बात चल रही है। तो ये समझ लीजिएगा बच्चे कि इनका जो टर्मिनेशन होता है और इनका जो उद्गम होता है ये पोल से पोल होता है। मतलब हम जब बात करते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव कह दीजिए या दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव कह दीजिए, तो पोल से पोल के बीच में ये बनने वाली लाइंस हैं, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, क्या ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं? बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे क्या ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो आंसर है नहीं सर, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है कि पैरेलल नहीं होती है? पैरेलल नहीं होती सर, ये बाद में आके मिल जाती हैं। अगर पैरेलल्स होती तो ये कभी भी आपस में मिलती नहीं। अगर मतलब ये पैरेलल होती मेरे साथियों, ये समानांतर होती, तो क्या ये कभी आपस में एक दूसरे में मिलती? तो आंसर है नो। तो सर ये पैरेलल नहीं है। ये छोटी छोटे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। चलो अब यहाँ पे समझिएगा, आपको सारे के सारे जो फैक्ट है वो क्लियर होने वाले बच्चे देखो, क्योंकि मैं आपको अक्षांश पढ़ा चुका हूं। तो अक्षांश पढ़ाने के बाद आपको देशांतर को समझने में किसी प्रकार से कोई क्लियर बात डिफिकल्टी नहीं आने वाली। चलो देखिए, तो सबसे पहले इनको समझिए बच्चे, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें देखिए मेरिडियंस के नाम से जाना जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इंग्लिश के अंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे, ये बता दीजिए मुझे कि लॉन्गिट्यूड्स की हम जब बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स को किस नाम से जाना जाता है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश नाम के अंदर? तो इंग्लिश में इसे देखिए खास नाम दिया गया जिससे बोलते हैं मेरिडियंस। ये किस डायरेक्शन में होती है? तो मैंने बताया बच्चे कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, उत्तर से दक्षिणी की तरफ आती है। हम जब बात करेंगे इसने क्या किया है, हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में तोड़ने का काम करती है। देखिए ये हमारी पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व में बांटती है, पश्चिम और पूर्व में बांटने का प्रयास करती है। सिंपल से फैक्ट है। यहाँ पे देखिए जब बात करेंगे इनकी सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है इक्वेटर पे, और पोल्स पे जाके ये आपस में मिल जाती है। तो आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि जैसे हम इक्वेटर की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वेटर बना दिया, ये इक्वेटर बना दिया, तो इनकी सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो कहां पर है? इक्वेटर पे। अब इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, और जैसे जैसे देखो भाई ये ऊपर की ओर जा रही है और पोल्स पे आके मिल जाएंगी। इसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं साउथ में, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में, तो जैसे जैसे इक्वेटर की नीचे जाएंगी वैसे वैसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो घटती जाएगी। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे साथियों, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं बच्चे, तो इक्वेटर पे इनकी डिस्टेंस कहती है सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पे हम जब बात करेंगे ये इनकी डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। इक्वेटर पे ये कितने एंगल बनाती है बच्चे? तो इक्वेटर पे बनाती है कितना एंगल? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बच्चे। और इनकी जो लंबाई है वो क्या होती है? सेम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि जिस प्रकार से अक्षांश रेखा है उनकी लंबाई घटती रहती है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी बच्चा पे? विषुवत रेखा है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे, वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं का लंबाई घटता जाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के साथ ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाली जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन सबकी जो लंबाई है वो कैसे पे इक्वल है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी डिफरेंस देखने को मिलने वाला नहीं है। और हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, ये पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटने का काम करती हैं। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं। बेटा जल्दी मुझे बताओ कमेंट के अंदर। आपके मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो बच्चे देखो, अब यहां पे हम जब बात करेंगे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, जरा समझिए। देखिए बच्चे, हम जब बात करेंगे तो यहां पे देखिए एरिया बनेगा ऐसा, देखो ये आप देख पाएंगे बच्चे, देखो ये छोटा सा एरिया बना है, ये अब यहाँ पे जो एरिया बना है, इस एरिया को हमने एक नाम दिया, देखो तो इस एरिया को बच्चे बोलते हैं गोरे। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए सर कि ये गोरे क्या है, तो देखिए अक्षांश और देशांतर के बीच में जो एरिया बनता है, आप कह सकते हैं द एरिया बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स व्हिच एक्चुअली गोइंग टू फॉर्म, इसे बच्चे देखिए हमने नाम दिया पे कौन सा, गोरे। आपसे एग्जामिनेशन में देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देखिए बच्चे, अब देखो यहाँ पे आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अब मैं कंसेप्चुअली थोड़ा सा आगे चलूंगा और आपको सारी की सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूं। देखो बच्चे कि हम जो बात करते हैं देखिए लैटिट्यूड्स के बारे में, तो लैटिट्यूड्स आप देख पाएंगे बच्चे उत्तर से दक्षिण में है, मतलब देखिए जो एंगल्स बन रहा है, ऐसा जो एंगल बन रहा है वो लैटिट्यूड्स का है, और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है वो देखिए लॉन्गिट्यूड्स का है। अब क्वेश्चन बनता है सर कि हमारी पृथ्वी पर कितनी लॉन्गिट्यूड्स पाई जाती है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए बच्चे, तो हमारी पृथ्वी पर जो टोटल देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनने वाला। देखिए तो पृथ्वी पर टोटल यहाँ पे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो 360 डिग्री होती है, और हमने ये माना कि पर डिग्री के लिए हमने एक जो लॉन्गिट्यूड लाइन है बच्चे वो बना दी है। तो 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए यहां पर कितनी जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो बनेंगी, तो याद कर लीजिएगा बच्चे कि यहां पे 360 डिग्री के लिए 360 लॉन्गिट्यूड से बनने वाली हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, तो पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या बच्चे कितने पे 360 है। आप यहां पे देख पाएंगे कि पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। और मैंने बता देखिए कि बीच में ये जो छोटा छोटा एरिया बना, देखो ये जो छोटा छोटा एरिया बना है, इस छोटे छोटे एरिया को बच्चे हमने नाम दिया है कौन सा पे, गोरे। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर यहाँ पे जो एरिया बनता है इस एरिया को क्या कहते हैं बच्चे, तो इस एरिया को कहते हैं पे गोरे। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अब यहाँ पे दो देशांतर जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, इनकी जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है वो कहां पे होती है बच्चे, देखिए विषुवत रेखा पर होती है, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो इनकी सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो कहां पे बच्चे, देखिए विषुवत रेखा पर होती है, यहाँ पे इक्वेटर पे होती है, और कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर की है। मतलब यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है पे 111.32 की है। और पोल्स पे जब जाएंगे, जिसे बोलते हैं ध्रुवों पर जब जाएंगे, तो ध्रुवों पर इनकी डिस्टेंस यहाँ पे घट जाती है, शून्य हो जाती है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। सुनो अब देखिए बच्चे, तो भूमध्य रेखा से हम जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनकी जो देशांतर रेखाओं की जो बची दूरी होती है ये घट जाती है। देशांतर रेखाएं नहीं घटती हैं, देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो घटना शुरू हो जाती है। अब आते हैं देखो हम इस पूरे के पूरे डायग्राम पे। अब हम देखिए इस डायग्राम को समझने में पूरा यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, हम सक्षम हो चुके हैं। देखो बच्चे सुनो, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इक्वेटर है जिसे बोलते हैं 0 डिग्री। सर इसने क्या किया है, हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया है, उत्तरी गोलार्ध में, कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, कहां पे, साउथ हेमिस्फीयर में। सिंपल सी बात है। इसी तरह से देखिए बच्चे आप ये वाली लाइन देख पाएंगे, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना बच्चे, इसे एक बहुत ही फेमस नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं GMT, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम। ये बोलता है क्या बच्चे, पे यमुनोत्तर समय रेखा है जहां से पृथ्वी पर समय का जो मान है वो निकाला जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर देखिए समय का जितना भी कैलकुलेशन किया जाएगा वो सारा का सारा कैलकुलेशन इसी से किया जाता है। एग्जामिनेशन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला पॉइंट है ये, कि हमारे पृथ्वी पर जो समय का जितना भी कैलकुलेशन है वो इसी पॉइंट से करेंगे। अब जरा मुझे ये बता दो, क्या ये दोनों की दोनों लाइंस कहीं पर आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? सर बिल्कुल मिल रही है। देखो ध्यान से, सर अफ्रीका के पास में ये जो इलाका पड़ रहा है ना, ये जो पॉइंट पड़ रहा है, देखो बच्चे ये, तो अफ्रीका के पास में ये जो पॉइंट पड़ रहा है, इस वाले पॉइंट पर आके दोनों की दोनों लाइंस मिल रही हैं। और सर यहाँ पे देखिए खाड़ी पड़ती है जिसे बोलते हैं गिनी की खाड़ी। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चे कि ये बता दीजिए कि ये दोनों की दोनों लाइंस कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहां पर एक दूसरे को काटती है, तो अफ्रीका में देखिए जो साउथ अटलांटिक है बच्चे, जिसे बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशन। तो सदर अटलांटिक ओशन में यहाँ पे खाड़ी पड़ती है जिसे बोलते हैं गिनी की खाड़ी।
और गिनी की खाड़ी में ये एक दूसरे को क्या करती है बच्चे, कट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो जल्दी बताओ मुझे गवर्नमेंट के अंदर बच्चे क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, सुनो अब देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे जीएमटी के बारे में, जिसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा बहुत ही प्यारा, यहाँ पे समय को लेके, टाइम को लेके, कि सर टाइम कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, टाइम का जो कैलकुलेशन है कैसे होता है। देखो मैंने पहले कहा था कि आज की इस क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसा आपको मैंने वादा किया था बच्चे, आपको वो चीज मिल रही होगी गारंटी से। सुनो देखिए बच्चे, हम जब बात करेंगे, देखो ये निकल रही है जीएमटी, देख पाओगे ये जीएमटी निकल रही है। तो यूरोप में यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है यूके, और आप कह सकते हैं कि हम जब बात करेंगे ब्रिटेन है, देखिए इंग्लैंड है बच्चे। तो इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो देखिए लंदन है, और लंदन के अंदर देखिए यहाँ पे जीएमटी की बात करते हैं वो निकलती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे वेधशाला थी, एक रिसर्च सेंटर थी जिसका नाम है ग्रीनविच, और यहीं पे देखिए शहर भी है, वहां से ये लाइन निकली है। और जिस कारण से इसे बोलते हैं क्या बच्चे, देखिए ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे देखिए बच्चे क्या होते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इसे हमने देखिए यहाँ पे मध्याह्न देशांतर रेखा भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और देखिए जीएमटी की बात करेंगे बच्चे, तो जीएमटी को हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है लॉन्गिट्यूड। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर ये बता दीजिए कि 0 डिग्री यहाँ पे देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, कि तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को बच्चे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जीएमटी कहते हैं, सिंपल सी बात है। और इस जीएमटी ने क्या किया है, हमारी पृथ्वी को यहाँ पर वेस्ट और ईस्ट में बांट दिया है। मतलब हमारी जो पृथ्वी यहाँ पे पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध में जो बटी है, वो कहां से बटी बच्चे, जीएमटी से बटी है। मतलब हमारी पृथ्वी को पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा किसके थ्रू कहा जाएगा, तो जीएमटी के थ्रू कहा जाएगा। ये सारा का सारा फैक्ट यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। और इसी के थ्रू हमारे विश्व पर, इसी के थ्रू देखिए बच्चे, हमारे विश्व में समय का मापन भी किया जाता है, टाइम का कैलकुलेशन भी किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको मैं अभी बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो जल्दी से पहले इसको यहाँ पे नोट कर लो फटाफट से बच्चे, आपको मैं सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बता रहा हूं, देखो इसे नोट कर लो पड़े, उसके बाद हम इसको और डिटेल से यहाँ पे सारी की सारी बातों को समझेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन बनता है ऐसा कि पृथ्वी पर जो देशांतर रेखा है वो करती क्या है, सुनो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, तो पृथ्वी पर यहाँ पे देशांतर रेखाओं का जो मेन काम है बच्चे, वो है देखिए यहाँ पे टाइम को बनाना। देखिए यहाँ पे जो टाइम जो जोन होते हैं उनको क्रिएट करता है। देखिए तो हमारी पृथ्वी पर जितने भी यहाँ पे समय जो मानक बनते हैं, जो टाइम जोन्स बनते हैं, वो इनके थ्रू बनते हैं। अब ये कैसे बनता है जरा समझिए। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है ए पॉइंट, देखो सुनो पृथ्वी घूम रही है, सही बात। देखिए तो आप देख पाएंगे बच्चे कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, सही बात है। अब पृथ्वी इस ए पॉइंट पर घूमेगी और घूमने के बाद दोबारा से इस ए पॉइंट पे आ जाएगी। सर कितने टाइम में आएगी, आप कहेंगे सर 24 घंटे के अंदर देखिए घूम के दोबारा से आ जाएगी, सही बात है। अब जरा मुझे ये बता दो कि 24 घंटे के अंदर जब पृथ्वी ने अपना पूरा चक्कर लगा लिया है तो कितने डिग्री घूमेगी, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। आप कहेंगे सर कि 24 घंटे में पृथ्वी घूमने वाली है कितने बच्चे पे, 360 डिग्री को, सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 घंटे में पृथ्वी घूमेगी 360 डिग्री की। अगर हम बात करेंगे सर कि ये बता दीजिए कि 1 घंटा में कितनी घूमेगी, तो 1 घंटा में घूमेगी यहाँ पे 360 डिग्री बच्चे, कितना पे 24। आप कहेंगे सर कितना गया पे, 15 डिग्री आ गया, सही बात है। मतलब हम ये समझ गए हैं कि 1 हावर, यहाँ पे 1 हावर की जब बात करते हैं तो 1 हावर यहाँ पे पृथ्वी पर 15 डिग्री के बराबर है। 15 डिग्री यहाँ पे देखिए बराबर माने गए हैं, सिंपल सा फैक्ट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सुनो देखिए बच्चे, अगर देखिए बात करेंगे 15 डिग्री के बारे में, तो 15 डिग्री के बच्चे पे 1 घंटे के बराबर है। 15 डिग्री की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 1 घंटा होता है, देखिए तकरीबन बच्चे पे 60 मिनट्स का। तो ये बता दो कि 8 डिग्री कितना होगा पे, आप कहेंगे सर 60/15 कर दीजिए, तो आएगा यहाँ पे कितना पे 4 मिनट। देखिए तो 1 डिग्री यहाँ पे कितना मिनट है बच्चे, आप कहेंगे यहाँ पे 4 मिनट के बराबर है। कितना मिनट है पे, 4 मिनट है। मतलब यह है सर कि कहीं ना कहीं देशांतर के चलने से, देशांतर रेखाओं के बदलने से पृथ्वी पर जो समय है वो बदल जाता है। ये कैलकुलेशन मैंने बता दी है।
तो मैंने यहाँ पे जो क्या ऑब्जर्व किया है मैंने बता दिया कि हमारे पृथ्वी पर जो टाइम है वो यहाँ पे किसके साथ बदलता है, लैटिट्यूड्स के साथ या लॉन्गिट्यूड्स के साथ। तो आप यहाँ पे समझिएगा बच्चे कि देशांतर रेखाओं में बदलाव के साथ, यहाँ पे देशांतर रेखाओं में बदलाव के साथ यहाँ पे समय में बदलाव हो जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर क्या अक्षांश रेखा यहाँ पे समय के अंदर किसी प्रकार से कोई बदलाव करने वाली है, क्या अक्षांश रेखाओं के अंदर यहाँ पे समय में किसी प्रकार से कोई बदलाव होने वाला है, तो आंसर है नहीं सर, अक्षांश रेखाओं से किसी प्रकार से समय में कोई बदलाव नहीं होने वाला। सारा का सारा जो समय में बदलाव होता है वो किसके थ्रू होता है पे देखिए, आप कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स की वजह से होता है, जिसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये सिंपल सा फैक्ट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बच्चे। तो मैंने क्या बता दिया कि 15 डिग्री पर यहाँ पे कितना समय में परिवर्तन है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में परिवर्तन है। अगर हम बात करते हैं देखिए 1 डिग्री के बारे में, तो 1 डिग्री से कितना परिवर्तन बच्चा पे 4 मिनट में परिवर्तन है। और इसी के यूज करके हम सारे के सारे टाइम जोन्स को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पृथ्वी पर जो भारत का समय, मेरे साथियों मेरे प्यारे भारत का समय है, हमारे प्यारे भारत का जो समय है वो इसी को कैलकुलेट करके किया जाएगा। तो जल्दी से बताओ मुझे यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं बच्चे आप लोगों को। बच्चे आप लोगों ने ना क्लास को शेयर कम किया और लाइक्स बहुत कम किया, अच्छी बात नहीं है। और मुझे ना कमेंट चाहिए आप सबके सबके बच्चों के, वरना भैया देखो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा नहीं, फिर पहले बता रहा हूं, फिर मैं प्लस पे पढ़ाऊंगा जो प्लस में मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके बच्चे, मैं इतना शानदार कंटेंट है जो यूट्यूब पे लेके आया हूं, है ना। चलो अब देखो बच्चे, हम बात करते हैं पृथ्वी पे, देखिए कैसे यहाँ पे इंडिया का जो टाइम जोन है वो बना है। सुनो देखिए बच्चे, इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो कैसे बना होगा, है बोलो कौन सी सिंपल सी बात। देखिए बच्चे यहाँ पे जीएमटी है और जीएमटी कितना पे 0 डिग्री है। इंडिया कहां पे, देखिए बच्चे इंडिया यहां पर है, और इंडिया कहां पड़ता है, इसके ईस्ट में या वेस्ट में, तो सर इंडिया पड़ता है देखिए कहां पे बच्चे, यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में। कहां पड़ता है देखिए पूर्वी गोलार्ध में। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से मेरे साथियों कि इंडिया पड़ता है 82.5 डिग्री पे पूर्वी देशांतर, जिसे बोलते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सिंपल सी बात देखिए, मतलब यहाँ पे हमें चलना है इस तरफ। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात को समझिएगा कि जीएमटी से हम जब यहाँ पे ईस्ट में चलते हैं तो समय बढ़ जाता है। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया, ये तो श्योर हो गया कि भारत में लगने वाला जो समय है वो यहाँ पे प्लस में आने वाला है जीएमटी से। अब हम देखिए कैलकुलेशन करते हैं, सुनो। तो देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे, देखिए 15 डिग्री पर यहाँ पे कितने घंटा है, 1 घंटा है। सिंपल सी बात है देखो, तो यहाँ पे 30 डिग्री पर कितने घंटे बच्चों के, यहाँ पे 2 घंटे होंगे। यहाँ पे 45 डिग्री पे कितने घंटे हैं बच्चे, आप कहेंगे कितने घंटे होते हैं, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। आप कहेंगे सर 3 घंटे होते हैं। 60 डिग्री पर कितने बच्चे यहाँ पे, आप कहेंगे सर 4 घंटे हैं। इसी तरह से यहाँ पे 75 डिग्री पर कितने बच्चे, देखिए आप कहेंगे सर 5 घंटे हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री पर कितने बच्चे, देखिए आप कहेंगे सर 6 घंटे हैं। लेकिन भारत आता है कितने पे, देखिए 82.5 डिग्री पर। इंडिया का जो टाइम है कितना पे, 82.5 डिग्री है। इसका मतलब यह है कि भारत में लगने वाला जो समय है ये 5 घंटे से तो ज्यादा है और 6 घंटे से कम है। इतना मैं समय में आ गया है ना बच्चे। सिंपल सी बात, देखिए बहुत ही सिंपल फैक्ट है ये। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। देखो अगर यहाँ पे 15 डिग्री में बच्चे 1 घंटा होने वाला है, तो मुझे जरा ये बता दो कि 7.5 में कितना है। 15 का आधा है 7.5, तो 7.5 में कितना घंटे देखिए बच्चे पे, आप कहेंगे सर आधा घंटा है। बोलो हाँ या ना, सही बात है। देखो अब आप एक काम करो, अब 70 देखो, आप 75 में 7.5 को जोड़ दो या 90 में से 7.5 को घटा दो, आंसर एक ही आएगा। कितना आएगा पे, 5.5 घंटे। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर आएगा बच्चे कितना, देखिए 5.5 घंटे है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो भारत का समय है वो यहाँ पर जीएमटी से 5.5 घंटे कैसा पे ज्यादा चल रहा है, आगे चल रहा है। क्या आपको ये जो कैलकुलेशन है क्लियर हो गई है कि ये जो कैलकुलेशन है वो कैसे आई थी, इंडिया का जो समय है वो कैसे निकाला गया? जल्दी से बताओ मेरे साथ मुझे कमेंट के अंदर। देखो बच्चे, मैं कोई भी चीज ना आपको रटाऊंगा नहीं। अभी तक मैंने आपको यहाँ पे कोई भी चीज रटाई नहीं। मैंने आपसे बिल्कुल नहीं बोला कि रट लो इसको काम आने वाला है। ना ना ना, मैंने आपको हर चीज का जो फैक्चुअल पॉइंट है, जो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो बताया है।
और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो देखिए पूरा का पूरा पे कंसेप्चुअल है मेरे साथियों। चलो अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को बच्चे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट को लेके सुनो, सिंपल सा याद करना। देखिए कि ये याद कर लीजिए कि 15 डिग्री पर बच्चे कितना घंटा बदलता है, पे 1 घंटा बदलता है। ये तो आपको याद हो गया होगा अच्छी तरह से, कोई समस्या नहीं होगी इसके अंदर। चलो बच्चे सुनो, अब मैंने क्या किया, मैंने पृथ्वी ली है बच्चे। क्या यहाँ पे देखिए पृथ्वी ली है, इसको जरा समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। सुनो, ये हमारी पृथ्वी है और यहां पे देखिए बच्चे मैंने लाइन मान ली है कौन से पे 0 डिग्री। कौन सी बच्चे यहाँ पे 0 डिग्री है। आप जानते हैं कि 0 डिग्री को बच्चे हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं कौन सा पे जीएमटी। क्या बोलते हैं पे जीएमटी कहते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। सिंपल सा फैक्ट है। अब देखिए हम जब बात करेंगे तो सर ये कौन सा हेमिस्फीयर यहाँ पे, ये पूर्वी हिस्सा है इसका, और ये कौन सा हिस्सा देखिए यहाँ पे पश्चिमी हिस्सा है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यार बच्चे कमेंट के अंदर कि ये हिस्सा समझ आ गया कि कैसा कैसा। देखो तो सर आप देख पाएंगे सर यहाँ पे इसके मैंने 2 से कर दिए हैं, तो ये इसका देखिए क्या बच्चे पे वेस्टर्न हिस्सा है और ये इसका देखिए बच्चे क्या देखिए ईस्टर्न पार्ट है। अब सुनो, अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये लाइन कितने होगी बच्चे, ये होगी यहाँ पे 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना, इतना कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। बिल्कुल सर, इतनी बात मुझे क्लियर हो गई है। अगर ये 0 डिग्री है तो ये 180 डिग्री होगा। सही बात है सर। अब मुझे जरा ये बता दो, अगर मैं जीएमटी से यहां चलना शुरू करता हूं ऐसे, और मैं चलूंगा कहां पे बच्चे को, यहां पे इधर, तो जरा मुझे ये बता दो कि मैं यहां पहुंच गया, कितने घंटे में पहुंचा। तो सर अगर मैं 15 डिग्री में 1 घंटा चलता हूं तो 180 डिग्री में कितने घंटे में चलूंगा सर, यहां पे चलूंगा 12 घंटे के अंदर। अरे हाँ ना बोलो मुझे जल्दी से कमेंट के अंदर फटाफट से कि अगर मैं यहाँ पे बच्चे चलता हूं 115 डिग्री चलता हूं 1 घंटे के अंदर, तो 180 डिग्री कितने में चलूंगा, 12 घंटे में चलूंगा। हाँ या ना बोलो जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। अरे बोलो ना नालायक को, बच्चे बताओ मुझे फटाफट से कि कितने घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में। साथियों जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। ये सर कितने घंटे में, 12 घंटे में। सही बात। देखो इसी तरह से देखिए अगर मैं इसके यहां पे वेस्ट में चलूंगा तो वेस्ट में भी देखिए यहां पहुंचूंगा कितने घंटे में, देखिए 12 घंटे में। बोलो हाँ या ना, सिंपल सी बात। देखो ये 12 घंटे में और यहां पे कितने देखिए बच्चे 12 घंटे में। अब जरा मुझे ये बता दो, छोटा सा पॉइंट सुनो, अगर मैं 0 डिग्री से यहां चलूं ईस्ट में तो मैं इस वाले पॉइंट पे पहुंचूंगा, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री यहां पे पूर्वी देशांतर रेखा। कितने यहाँ पे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और यदि मैं ऐसे चलूंगा तो यहां पे जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अब जरा मुझे ये बता दो कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स अलग अलग है या सेम पॉइंट है। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे फटाफट से कि 180 डिग्री यहां पे पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारी पृथ्वी पर सेम पॉइंट है या अलग अलग पॉइंट है। जल्दी से बच्चे मुझे कमेंट के अंदर आंसर दो फटाफट से। हाँ बच्चे, ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है। एक बच्चा बोला सर अलग अलग पॉइंट है। बच्चे ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, अगर मैं 180 यहां से चलूं तो भी यहां पहुंचूंगा, 180 यहां से चलूं तो भी यहां पहुंचूंगा। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री यहां पे पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर सेम रेखा है। और इसी लाइन को मेरे साथियों हमने एक नाम दे दिया है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं आप, इंटरनेशनल देखिए बच्चे, तो इसे हमने एक नाम दे दिया है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसे बच्चे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसे देखिए हम शॉर्ट में बोलते हैं आईडीएल। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 डिग्री के विपरीत में, बिल्कुल देखो 0 डिग्री के विपरीत में मतलब आप ग्लोब की बात करते हैं, तो जहां पे 0 डिग्री है, जहां पे 0 डिग्री है, ओके बच्चे सॉरी, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो जहां पे 0 डिग्री है उसके बिल्कुल विपरीत में, यहां पे अपोजिट में कौन सी रेखा मिलने वाली है, तो इसके अपोजिट में मिलने वाली जो रेखा बच्चे वो कौन सी रेखा है, आइडियल है, जिससे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की जब बात करते हैं
तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम सिर्फ यह कह सकते हैं 180 डिग्री यहां पे लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। ना इसे पश्चिम कहिए ना पूर्वी कहिए, ये क्या बच्चे यहाँ पे एक ही लाइन है। तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि आपको ये वाला फैक्ट क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। बच्चे ये क्लास सबके लिए, देखिए आप जितने भी वनडे एग्जामिनेशन पे जाएंगे, जितना भी देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि यूपीएससी प्रीलिम्स तक का ये क्लास होने वाला है। चलो अब देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे, देखिए ये है कौन सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और यही वो लाइन है जहां से हमारी पृथ्वी पर देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो जाती है। हमारी पृथ्वी पर जो डेट चेंज होती है ना बच्चे, वो इसी लाइन से होती है। तो आप देख पाएंगे कि ये है 180 डिग्री लाइन जो कई जगह से मुड़ी हुई है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, बहुत ही प्यारा, जरा समझिएगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। देखिए बच्चे, तो प्रशांत महासागर में 180 डिग्री देशांतर रेखा को बच्चे 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पहली बात तो ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इसे काल्पनिक रूप से माना गया है, ये वास्तव में ऐसी होती नहीं है, ये वास्तव में बच्चे ऐसी होती नहीं है, जरा समझिएगा। और इसे 1884 में बनाया गया था वॉशिंगटन के अंदर। और मैं बता दूं मेरे साथियों कि हमारी पृथ्वी पर जो डेट चेंज होती है, जो समय का अंदर देखिए जो तारीख चेंज होती है, वो इसी लाइन के थ्रू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस डेट में, अगर देखिए इस लाइन के बच्चे, अगर इस लाइन में देखिए यहाँ पे पश्चिम से पूर्व में जाएंगे, कहां जाएंगे, पश्चिम से पूर्व में जाएंगे, तो आपका एक दिन यहाँ पे घट जाएगा। और इसी तरह से मेरे साथियों यदि आप पूर्व से पश्चिम में जाएंगे तो आपका एक दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हमारी पृथ्वी पर जो समय के साथ देखिए बच्चे, यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं डेट चेंज होती है, वो कहां पर होती है, तो आप कहेंगे आइडियल में होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में होती है। ये सारा का सारा फैक्ट मैंने बता दिया है। तो जल्दी से बताओ मेरे साथियों कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, क्या यहाँ पे मजा आया कि नहीं आया। अभी जाना मत बिल्कुल भी बच्चे, मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे नया है जो बताने वाला हूं उसके अंदर। चलो तो बच्चे देखो, आपको इस सेशन के अंदर गारंटी से बहुत कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और मैं आपको बताऊं बच्चे, देखो छोटी सी बात है, तो पहले से आपको देखो लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनकी कमेंट्स चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आपके कमेंट्स भी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। देखिए आपकी जो भी चीजें पढ़ना चाहते हैं उनके कमेंट्स कर दीजिए, आपको वो चीज मिलेंगी इसी तरह से बेहतरीन लेक्चर्स के अंदर। ठीक है बच्चे, सुनो, तो ये सारी बातें मैंने बताई हैं। और बच्चों देखो अब आते हैं हमारी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी तरह से शानदार लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे जरूर आइए मेरे साथियों, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सकती है इंडिया के टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में। मेरा खासकर जो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है वो आने वाला है जून के अंदर। यस मेरे साथियों, जून के अंदर देखिए यहाँ पे मतलब ज्यादा ही नहीं, बस 5-6 दिन की बात चल रही है। तो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बहुत ही शानदार इसी तरह से जो डिटेल कोर्स है वो आने वाला है प्लस कोर्स के ऊपर। आप यहाँ पे आइए, बहुत कुछ नया मिलने वाला है। देखिए बच्चे, आप यहाँ पे अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। यहाँ पे देखिए लाइव टेस्ट मिलने वाला है, जिससे अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा। जिस तरह से आपने पूरा का पूरा वीडियो पढ़ा है स्ट्रक्चर तरीके से, आपको सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे डिटेल से क्लियर हो रहे हैं। इसी तरह से देखिए स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाले हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं आपकी तैयारी को लेकर साथियों। तो यहाँ पे देखिए बता दें, फॉर एग्जाम्पल यदि आप एसएससी के सब्सक्रिप्शन में आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये जो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल है सामने आने वाला है। आपको देखो 12 महीने का है, वो है लगभग 6,500 रुपए का। लेकिन गलती से भी ये फीस पे ना कर दीजिएगा, सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे STSIR10, और जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे you will definitely get a fall in the prices। आपको वही पड़ने वाला है 5,850 रुपए के अंदर। और मंथली की बात करें तो 488 रुपए पर मंथ, मतलब 500 रुपए भी नहीं है। सोचिए इतनी कम कीमत के अंदर आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, वो भी सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं मेरे साथियों। तो ये था हमारा बहुत ही ज्यादा देखिए प्लस का कोर्सेज के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इंडिया के सबसे बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट को देखिए यहाँ पे दे सकते हैं विद फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। हर संडे यहाँ पे होने वाला है एसएससी का कॉम्बैट मेरे साथियों। और यहाँ पे इससे देखिए यहाँ पे
अनलॉक करने के लिए, मतलब यहाँ पे सिंपली इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज STSER10। अनलॉक कीजिए, फ्री में यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेट कीजिए, और बहुत सारे प्राइजेस को जीतने का जो सुनहरा अवसर है वो मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे ये है कि जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है वो देखिए खत्म होने वाला है 26 मई को। आपको देखिए इस ऑफर में देखिए 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पे एडिशनल 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में बच्चा 4 महीने का है। तो इंतजार किस बात कर रहे हैं, अभी के अभी रजिस्टर कीजिएगा। अब आते हैं देखिए सर पीडीएफ का मिलने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चे पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अनअकैडमी, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप मुझे अनअकैडमी के प्लस अनअकैडमी के जो पोर्टफोलियो पर मुझे देखिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, हरीश तिवारी टीचर एंड एसएससी एग्जामिनेशन, वहां पे सर्च कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी स्पेशल क्लासेस वहां पे मिलने वाली है। तो इन सब बातों से बच्चे मैं लेता हूं विदा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे नया सीखने को जरूर मिला होगा बच्चे। चलो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं फिर कल के सेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कल सबके सब बच्चे 1 बजे आ जाना फटाफट से, ठीक है। चलो टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।